दोस्तों, समय के साथ बदलाव आना स्वाभाविक है। नई चुनौतियां हमारे सामने आती हैं और उन्हें हल करने के लिए नए सॉल्यूशंस भी। लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन सॉल्यूशंस को समय पर समझें और अपनाएं। आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन, टाइम को सही तरीके से मैनेज न कर पाना और प्रोडक्टिविटी की कमी। लेकिन क्या टाइम मैनेजमेंट ही इसका सही समाधान है? शायद नहीं। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो है माइंड मैनेजमेंट। यह समरी आधारित है बुक माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट पर, जिसे लिखा है डेविड कड़वी ने। डेविड कड़वी एक लेखक और पॉडकास्टर हैं जो लोगों को उनके क्रिएटिव कामों में ज्यादा प्रोडक्टिव बनने में मदद करते हैं। उनकी बुक्स की लाखों कॉपियां बिक चुकी हैं और उन्होंने कई प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स जैसे टेडएक्स और द ऑब्जर्वर पर भी अपने विचार साझा किए हैं। टाइम मैनेजमेंट बनाम माइंड मैनेजमेंट। अब तक आपने कई किताबों और स्पीकर्स से सुना होगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे आपकी लाइफ को बेहतर बना सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि काम को सही तरीके से पूरा करने का ताल्लुक टाइम से कम और माइंड से ज्यादा है। इस बुक समरी में आप सीखेंगे कि अपने माइंड को सही तरीके से मैनेज करके आप ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बन सकते हैं, अपनी लाइफ और गोल्स को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं, हसल कल्चर की थकान और स्ट्रेस से बच सकते हैं। हसल कल्चर और उसकी सच्चाई आजकल हर कोई अपनी जिंदगी को पूरी तरह से कैलेंडर में बांध चुका है। लंच करते हुए ईमेल चेक करना, फोन कॉल्स के बीच नोट्स बनाना, यह मल्टीटास्किंग हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या वाकई ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है? डेविड कड़वी का मानना है कि हमेशा हसल करने से आप सिर्फ थकान और स्ट्रेस के शिकार होते हैं। सही माइंडसेट के बिना टाइम मैनेजमेंट आपको कुछ खास फायदा नहीं देगा। इसलिए असली कुंजी है माइंड मैनेजमेंट। माइंड मैनेजमेंट के फायदे डेविड के अनुसार, माइंड मैनेजमेंट न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, बल्कि यह आपको काम के प्रति एक नया नजरिया भी देता है। उन्होंने अपनी लाइफ को इस तरह प्लान किया कि वह अपनी पहली बुक आसानी से लिख सके। उन्होंने दोस्तों के साथ बाहर जाना बंद कर दिया, अपनी एनर्जी को क्रिएटिव कामों पर केंद्रित किया। यही माइंड मैनेजमेंट की ताकत है। ये आपको सिखाता है कि कब रुकना है, कब काम करना है और कब आराम करना है। इस समरी से क्या सीखने को मिलेगा? आगे की चर्चा में भी आप ये जानेंगे कि माइंड मैनेजमेंट के कौन से सिंपल और पावरफुल टेक्निक्स आपके गोल्स को हासिल करने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए माइंडसेट बदलने और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। आइए शुरू करें इस बुक समरी के पहले चैप्टर से। डेविड ने अपनी लाइफ को इस तरह से प्लान किया कि वह अपनी बुक पर फोकस कर सके। उन्होंने दोस्तों के साथ जाने वाली डिनर, डेट्स और दूसरे प्लान्स को कैंसिल कर दिया। यहां तक कि अपनी ग्रोसरी भी घर पर डिलीवर करवानी शुरू कर दी। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बुक लिखने पर था। अब एक लेखक के दिमाग में शब्दों का ऐसा ढेर होता है, लेकिन वह शब्दों के साथ खेलते हैं। पर डेविड के लिए यह सब इतना आसान नहीं था। जब भी वह लिखने बैठते तो एक भी शब्द नहीं निकलता था। कई बार कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे घंटे गुजर जाते और उन्हें खुद पर काफी दबाव महसूस होता। डेविड को अगले कुछ हफ्तों में बुक का 25% काम पूरा करके पब्लिशर को भेजना था, वरना डील कैंसिल हो सकती थी। वह अपनी फैमिली और दोस्तों को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोस्टारिका में एक रिट्रीट ज्वाइन करने का फैसला किया। हालांकि वह जानते थे कि वहां जाकर भी वह शायद कुछ नहीं लिख पाएंगे। लेकिन यह भी सच है कि रिट्रीट ज्वाइन करने से उन्हें पछतावा हुआ था। वह यह सोच रहे थे कि क्या वाकई इससे कुछ फर्क पड़ेगा। फिर उनकी मुलाकात डिएगो से हुई, जो रोड के दूसरी तरफ खड़ा था। डिएगो ने हाथ से इशारा किया और स्पेनिश में बात करने लगा। डेविड ने सोचा कि अगर वह कुछ नहीं समझते तो बेवकूफ लगेंगे, तो उन्होंने भी जवाब दिया। डिएगो और डेविड की बातचीत ज्यादा लंबी नहीं चली, लेकिन इसके बाद डेविड को बहुत अच्छा महसूस हुआ। घर लौटने पर डेविड फिर से कंप्यूटर के सामने बैठ गए और अगले 1 घंटे में उन्होंने पहला चैप्टर लिख लिया।
यह देख डेविड को समझ में आया कि उनका बुक लिखने में सफल होने का कारण टाइम मैनेजमेंट नहीं, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति थी। डेविड के अनुसार माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपनी क्रिएटिव एनर्जी को प्रायोरिटी देना। यह समझने की बात है कि आप जिस मानसिक अवस्था में होते हैं वही आपको प्रोडक्टिव बनाता है, न कि वक्त का सही इस्तेमाल। जब आप अपनी लंबी टू डू लिस्ट देखकर निचले मनोबल के साथ बैठते हैं तो यह आम बात है, लेकिन माइंड मैनेजमेंट से आप इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट में आप खुद से यह सवाल करते हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, और अक्सर इस सवाल की वजह से आप काम को टालने लगते हैं। लेकिन माइंड मैनेजमेंट में आप खुद से यह सवाल करते हैं, अब मुझे किस काम के लिए मूड है और क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं जो मेरे मूड से मेल खाता हो। यह तरीका ज्यादा असरदार होता है क्योंकि इसमें आपका मानसिक स्थिति और काम दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं। इससे आपका वक्त और ऊर्जा बेकार नहीं जाते। अगला चैप्टर है क्रिएटिव स्वीट स्पॉट। क्रिएटिव होना कोई ऐसा गुण नहीं है जो आसानी से आपके अंदर आ जाए। यह न ही कोई सामान है जिसे आप खरीद सकते हैं। यह एक प्रक्रिया है जो सही माइंडसेट के साथ आती है। क्रिएटिविटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वक्त लगता है। चाहे आप कोई कहानी लिख रहे हो, गाना बना रहे हो या फिर पेंटिंग बना रहे हो, आपके दिमाग की स्थिति सही होनी चाहिए। डेविड अपने क्रिएटिव मोड में घुसने के लिए दो तरह की थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग यह तब होती है जब आपके विचार बिखरे होते हैं और आपका ध्यान कई चीजों पर होता है। उदाहरण के तौर पर, जब आप कुछ लिखने बैठते हैं तो आपके दिमाग में यह सवाल उठता है कि क्या आप इसे फॉर्मल तरीके से कहना चाहते हैं या फिर कुछ दोस्ताना अंदाज में? क्या आप इसे बिना नाम के रखना चाहते हैं या सबको बताना चाहते हैं कि आपने इसे लिखा है? ये सब डाइवर्जेंट थिंकिंग का हिस्सा है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, अब जब आप अपनी सारी संभावनाओं से एक को चुनते हैं तो इसे कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। जैसे अगर आप अपने पहले प्यार के बारे में लिख रहे हैं तो शायद आप अपनी राइटिंग के साइन के टोन को एक दोस्ताना अंदाज में रखना चाहेंगे और नाम न देने का फैसला करेंगे ताकि आपकी पहचान छुपी रहे। अच्छे क्रिएटिव आइडिया बनाने के लिए डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग दोनों का उपयोग करना जरूरी है। कन्वर्जेंट थिंकिंग के दौरान आप उस एक अच्छे विचार पर फोकस करते हैं जो सबसे बेहतर साबित हो सकता है। इससे आपका फाइनल प्रोडक्ट ब्रिलियंट बन सकता है। क्रिएटिव स्वीट स्पॉट और इनसाइड क्रिएटिविटी को पहचानने और उसे परफेक्ट बनाने के लिए आपको अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को पहचानना जरूरी है। यह वह वक्त और जगह होती है जहां आप सबसे बेहतर काम कर सकते हैं। क्रिएटिव काम कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। इसे एक गाइड बुक से नहीं किया जा सकता। यह एक इनसाइट होता है जो अचानक होता है, जैसे किसी नए विचार का आना। न्यूरोसाइंटिस्ट इसे एक यूरेका मोमेंट भी कहते हैं, जब आपको अचानक से कोई शानदार विचार आता है और आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। यह वह पल होता है जब आप अचानक से किसी कहानी का परफेक्ट प्लॉट या गाने के मिसिंग शब्द ढूंढ लेते हैं। अपनी बॉडी क्लॉक और एनर्जी को समझना अब यह भी जरूरी है कि आप अपनी एनर्जी को समझें। यह हर दिन समान नहीं रहती। जैसे आपकी जॉब पर काम करते वक्त बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है, वैसे ही दोस्तों के साथ समय बिताना या अपनी पेंटिंग पर काम करना भी आपकी एनर्जी ले सकता है। इसलिए आपको यह पहचानने की जरूरत है कि दिन के किस वक्त आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। इसके लिए आपको अपनी बॉडी क्लॉक को समझना होगा। यदि आप ठीक से सो नहीं पाते तो आपकी एनर्जी कम हो जाती है और आप थका हुआ महसूस करते हैं। डेविड के अनुसार दिन के उस सही वक्त का इस्तेमाल करें जब आपकी एनर्जी सबसे हाई होती है। अगर आप सही तरीके से सोते हैं और अपनी बॉडी क्लॉक को समझते हैं तो आप अपने काम में ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे। इसलिए क्रिएटिव काम करने के लिए आपको अपने मानसिक स्थिति, वक्त और एनर्जी को अच्छे से मैनेज करना होगा ताकि आप अपने बेस्ट आइडिया और काम पर फोकस कर सके। क्रिएटिविटी को सही तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए सही मानसिक स्थिति और सही वक्त पर काम करना बहुत जरूरी है। डेविड ने फोकस और क्रिएटिविटी को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रभावी तरीके बताए हैं। फोकस के लिए सही वक्त
बहुत से लोग सुबह सुबह अपने काम पर बेहतर फोकस कर पाते हैं। यह वह वक्त होता है जब लोग सबसे ज्यादा अलर्ट और जगे हुए होते हैं। उदाहरण के लिए, बेस्ट वायलिन प्लेयर अपने दिन के शुरुआती 2-4 घंटे सिर्फ प्रैक्टिस में लगाते हैं। मशहूर राइटर वर्जीनिया वुल्फ और साइकोलॉजिस्ट बीएफपी भी सुबह के वक्त में ही सबसे अच्छा काम करते हैं। डेविड ने इसे फर्स्ट ओवर रूल कहा है। इसका मतलब है कि दिन के पहले घंटे में सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने से आपके आलस्य करने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं और रुकावटें भी रोकने में मदद मिलती है। क्रिएटिविटी के 4 स्टेजेस। डेविड ने क्रिएटिविटी के 4 स्टेजेस को समझाया है, जो केवल लेखन और पेंटिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी भी क्रिएटिव काम पर लागू होते हैं। प्रिपरेशन, प्रेपरेशन, तैयारी करना। यह वह वक्त होता है जब आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं, जैसे कि आपकी स्टोरी में कौन से कैरेक्टर होंगे, गाने का लिरिक्स क्या होगा, या पेंटिंग बनाने के लिए आप कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करेंगे। इस दौरान आपके पास अपने प्रोजेक्ट के बारे में काफी जानकारी होती है और आप दिमागी रूप से तैयार होते हैं। इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन यह वह समय होता है जब आप अपने प्रोजेक्ट पर सीधे काम नहीं करते, लेकिन आपका दिमाग काम कर रहा होता है। आप शायद किसी और काम में व्यस्त होते हैं या फिर दोस्तों और परिवार के साथ समय बिता रहे होते हैं। इस दौरान ब्रेक लेना जरूरी है, क्योंकि लगातार काम करने से आपको थकावट हो सकती है और आपकी क्रिएटिविटी प्रभावित हो सकती है। इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन यह वह वक्त होता है जब आपको अचानक से कोई शानदार विचार आता है। यह किसी यूरेका मोमेंट की तरह होता है, जैसे जब आप अपने गाने के मिसिंग शब्द या अपनी कहानी का परफेक्ट प्लॉट ढूंढ लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन आखिरी स्टेज होती है जब आप अपने विचारों को वास्तविकता में बदलते हैं। यह वह समय है जब आप अपनी क्रिएटिविटी को आकार देने के लिए काम करना शुरू करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। डेविड के अनुसार प्रिपरेशन और इंक्यूबेशन स्टेज पर ध्यान देने से आप अपने क्रिएटिव काम में बेहतर तरीके से उतर सकते हैं। उन्होंने खुद भी इस प्रक्रिया का पालन किया, जहां उन्होंने रिसर्च की और अपनी किताब पर काम करने के लिए हर तरह से तैयारी की। क्रिएटिव स्पॉट और डिसिप्लिन। डेविड के अनुसार क्रिएटिव स्पॉट और डिसिप्लिन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी सुबह के पहले घंटे को अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को देने का आदत बना लेते हैं, तो आप इसे जल्द और बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। क्रिएटिविटी के प्रोसेस में तीसरा स्टेज एलिमिनेशन एलिमिनेशन है, जिसे यूरेका या अह मूवमेंट भी कहा जाता है। यह वह स्टेज होती है जब अचानक से कोई शानदार विचार दिमाग में आता है, लेकिन यह अनप्रिडिक्टेबल और अचानक होता है। जैसे पॉल मैककर्टनी ने येस्टरडे गाना लिखा था, जिसकी धुन उन्हें अपने सपने में सुनाई दी थी। जब उन्होंने यह धुन सुनी, तो उन्होंने तुरंत उसे पियानो पर बजा लिया। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए पहले से तैयारी और लंबा समय देना जरूरी होता है। पॉल ने इस गाने को लिखने से पहले कई सालों तक म्यूजिक पर काम किया था और अपने अनुभव से यह सफलता हासिल की। चौथा स्टेज वेरिफिकेशन। चौथा स्टेज वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आप अपने यूरेका मूवमेंट के बाद यह चेक करते हैं कि आपका विचार सही है या नहीं। इस स्टेज में आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपका आइडिया पूरी तरह से सही और शानदार है। पॉल मैककर्टनी को कभी पूरा विश्वास नहीं था कि यह धुन उनकी खुद की थी, इसलिए उन्होंने 1.5 साल इस बात को पक्का करने में लगाया कि यह धुन पहले कभी सुनी हुई नहीं थी। इसके बाद उन्होंने गाने के लिरिक्स, ट्यून और अरेंजमेंट को और बेहतर बनाने पर भी काम किया। 7 मानसिक अवस्थाएं मेंटल स्टेट्स ऑफ क्रिएटिव वर्क। डेविड के अनुसार क्रिएटिविटी के दौरान आपके मानसिक स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने 7 मानसिक अवस्थाएं बताई हैं जो क्रिएटिव काम करने में मदद करती हैं। प्रायोरिटीज मेंटल स्टेट। प्रायोरिटाइज मेंटल स्टेट यह वह स्थिति होती है जब आप अपने काम को प्राथमिकता देते हैं और यह तय करते हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। इसमें आप यह डिसाइड करते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। एक्सप्लोर मेंटल स्टेट। एक्सप्लोर मेंटल स्टेट इस अवस्था में आप विशिष्ट सवालों के जवाब नहीं ढूंढ रहे होते,
बल्कि अपनी जिज्ञासा को मुक्त रूप से खोलने और नए विचारों को अन्वेषण करने में लगे होते हैं। इसमें आपको किसी चीज के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए, जैसे कि किसी नए पैटर्न या विचार पर काम करना। डेविड को अपनी क्रिएटिव प्रक्रिया के दौरान इन मानसिक अवस्थाओं का सहारा लेने में मदद मिली। जैसे जॉन हैडक सेंटर में वह अपनी छोटी नोटबुक में विचार लिखते थे, जिससे उनके विचारों को सही दिशा मिलती थी। इसके अलावा कॉफी शॉप जैसी जगहें भी उनके लिए क्रिएटिव माहौल प्रदान करती थीं। मानसिक स्थिति और आपके क्रिएटिव कार्य। आप भी अपनी मानसिक स्थिति को समझकर विभिन्न कार्यों के लिए सही वातावरण बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप प्रायोरिटीज में होते हैं तो आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। जब आप एक्सप्लोर में होते हैं तो आप अपनी जिज्ञासा को बिना किसी बाधा के सुलझाने में सक्षम होते हैं। क्रिएटिविटी के प्रोसेस में 7 मानसिक अवस्थाएं, मेंटल स्टेट्स हैं, जो काम को बेहतर तरीके से पूरा करने में मदद करती है। रिसर्च मेंटल स्टेट। इसमें आप विशेष सवालों के जवाब ढूंढते हैं। जैसे अगर आप पेंटिंग बना रहे हैं तो आप पेंटिंग की हिस्ट्री पर रिसर्च कर सकते हैं। यह स्टेट आपको अपनी क्यूरियोसिटी को खुला छोड़ने और नए विचारों को इकट्ठा करने का अवसर देती है। जनरल मेंटल स्टेट। जनरल मेंटल स्टेट यह वह अवस्था होती है जब आप अपने विचारों को एक्शन में बदलते हैं। इस स्टेट में आप पहले से इकट्ठे किए गए विचारों को जोड़कर कुछ बनाते हैं, जैसे अपना पहला ड्राफ्ट लिखना। पॉलिश मेंटल स्टेट। पॉलिश मेंटल स्टेट। इस स्टेट में आप अपने काम को एडिट और सुधारते हैं। जैसे आप यह चेक करते हैं कि आपके लिखे गए वाक्य का मतलब सही है या पेंटिंग में कहीं कोई जगह छूटी तो नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटल स्टेट। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटल स्टेट। इसमें आप अपनी अन्य जिम्मेदारियां निभाते हैं, जैसे बिल्स भरना या परिवार के साथ समय बिताना। यह मानसिक अवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आपके व्यक्तिगत जीवन का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। रिचार्ज मेंटल स्टेट। रिचार्ज मेंटल स्टेट। इसमें आप खुद को आराम देने और रिफ्रेश करने के लिए समय निकालते हैं, जैसे छुट्टियां लेना या मूवी देखना। यह स्टेट आपके माइंड को शांत करने और फिर से फोकस करने में मदद करती है। क्रिएटिव साइकिल। डेविड की तरह आप भी अपने क्रिएटिव काम में क्रिएटिव साइकिल का पालन कर सकते हैं। ये एक रिपीटिंग प्रोसेस है जिसमें 4 स्टेज होते हैं: प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, एलिमिनेशन और वेरिफिकेशन। इस साइकिल में आपको काम के साथ आराम का समय भी मिलता है और यह एक लचीलापन प्रदान करता है जो समय के साथ बदलाव के साथ चलता है। क्रिएटिव सिस्टम। क्रिएटिव सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके क्रिएटिव काम को स्ट्रीमलाइन करता है। यह आपको यह जानने में मदद करता है कि अपनी मानसिक ऊर्जा का सही उपयोग कैसे करें। डेविड का अनुभव यह बताता है कि एक छोटे से प्रयास, जैसे एक पैराग्राफ लिखना, से भी आप अपने क्रिएटिव काम को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आप अपनी बिल्ली को खाना देते हैं, वैसे ही इस सिस्टम में भी एक छोटी सी क्रिएटिव डोज से काम शुरू होता है। इससे आपका काम बिना रुकावट के आगे बढ़ता है और आप अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि ओपन लूप और क्रिएटिव सिस्टम कैसे हमारे मानसिक प्रोसेस को प्रभावित करते हैं और हमें काम करने में मदद करते हैं। ओपन लूप एक ऐसा मानसिक प्रोसेस है जो तब तक आपकी मानसिक ऊर्जा पर कब्जा करता रहता है जब तक आप वह काम पूरा नहीं कर लेते, जैसे कि सुपरमार्केट से बिल्ली का खाना खरीदने का विचार। यह लूप आपके दिमाग में चलता रहता है और उस पर ध्यान देता है, भले ही आप अन्य काम कर रहे हो। ओपन लूप आपकी क्रिएटिविटी के लिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि यह आपको छोटे छोटे कदमों में काम करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक हैं और अपनी किताब के लिए एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो ओपन लूप आपकी प्रगति को बनाए रखने में मदद करता है बिना गिल्टी महसूस किए। क्रिएटिव सिस्टम एक रिपीटिंग प्रोसेस है जो आपके क्रिएटिव काम के साथ साथ आराम के लिए भी टाइम मैनेज करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आप बिना तनाव के काम करें और अपनी मानसिक ऊर्जा का सही तरीके से इस्तेमाल करें। यह सिस्टम आपको अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार सही कदम उठाने में मदद करता है, जैसे कि मिनिमम क्रिएटिव डोज,
एक छोटा कदम जो आपके काम को आगे बढ़ाएगा, जैसे एक पैराग्राफ लिखना। कंक्लूजन में हमने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। माइंड मैनेजमेंट सही मानसिक अवस्था में होना जरूरी है ताकि आप अपना काम बेहतर तरीके से कर सके। क्रिएटिव स्वीट स्पॉट अपनी सबसे प्रोडक्टिव टाइम का पहचानना महत्वपूर्ण है। अधिकतर लोग सुबह को अपने काम के लिए उपयुक्त मानते हैं क्योंकि इस समय डिस्ट्रक्शन कम होते हैं। क्रिएटिविटी के 4 स्टेज, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन, इन स्टेजेस के माध्यम से क्रिएटिव काम को आकार दिया जाता है। क्रिएटिव साइकिल यह काम और आराम का संतुलन बनाए रखता है जो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी और रचनात्मकता को बढ़ाने में मदद करता है। क्रिएटिव सिस्टम यह आपके क्रिएटिव काम को प्रबंधित करने और सही स्टेप्स लेने का एक तरीका है। कुल मिलाकर यह सब हमें यह सिखाता है कि क्रिएटिविटी और मानसिक फोकस को समय के साथ सही तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। हमें चीजों को जल्दी न करने के बजाय आराम से और धैर्य के साथ अपने कार्यों में आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रोसेस को अपनाकर हम अपनी क्रिएटिविटी को बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं।